बीजापुर के विधायक भाई विक्रम मंडावी जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, धनंजय जी, आरपी सिंह जी, वर्मा जी, सभी हमारे मीडिया के साथीगण, आज आपसे चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तब तब एजेंसियों का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एनआईए ने 4 गिरफ्तारियां की और उन्होंने कहा ये टेरर फंडिंग है, और यदि वो टेरर फंडिंग है तो फिर जो विक्रम मंडावी ने जो आरोप लगाया है कि वहां के पूर्व वन मंत्री भाजपा नेता महेश गागड़ा के रिश्तेदार और जिले के उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू ने तेंदुपत्ता ठेकेदार सुधीर कुमार माणिक से जो पैसा वसूला, ये उसी समय की बात है जिस समय ये 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। ये उसी के आसपास के समय है जिसमें उनके भाई के खाते में भी रिश्तेदार के खाते में पैसा गया। ये उसके डिटेल आप देखेंगे, ये चेक है, चेक नंबर है, उसके दस्तखत है। तो सवाल ये उठता है, जब ठेकेदार वही है, पैसे खाते में डालने काम जब 4 आदिवासी लोगों के खाते में जब डाला गया और वही ठेकेदार भाजपा नेता के खाते में डाला गया, महेश गागड़ा के भाई के और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के खाते में डाला गया, तो फिर 2 प्रकार के व्यवहार क्यों? यदि वो टेरर फंडिंग है जिस बिना पे एनआईए ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो ये भी टेरर फंडिंग है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अभी तक के हम लोगों ने ट्वीट किया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कल विक्रम मंडावी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन जाके एनआईए ऑफिस में ये ज्ञापन सौंपेंगे कि उसी प्रकार के कार्रवाई महेश गागड़ा के भाई ने भी के साथ भी हुआ है। ठेकेदार वही है और वही उसके खाते में पैसा डाला गया। पैसा लगभग 90 लाख रुपये की है। जब 60 लाख राशि में 4 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, तो फिर 90 लाख जब जिनको दिया गया है, 2 लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तो ये सेंट्रल एजेंसी का ये दुरुपयोग का हम लोग तो लगातार पूरे देश में बोल रहे हैं। यहां भी देखने का आ रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और एनआईए की जब जानकारी हो चुकी है, तो फिर यहां कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? दूसरा प्रकरण उसी बस्तर में आप देखेंगे, पत्रकार गए थे जहां अवैध रेत उत्खनन हो रहा था, माफिया लगातार वहां ढुलाई कर रहे थे। तो फिर पत्रकारों की गाड़ी में 15 किलो गांजा डाल के उसको फंसाने का काम, ये पहली बार पत्रकारों के साथ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी प्रकार से पत्रकारों को गलत ढंग से फंसाकर उसमें जेल में डालने का काम हुआ था। और उस समय आप याद करेंगे कि एडिटर गिल्ड जांच करने आए थे और फाइंडिंग में ही पाया गया कि सरकार के खिलाफ जो न्यूज जो पत्रकार ला रहे हैं वो सरकार के खिलाफ जा रहा है। इस कारण से पत्रकारों को गलत मामले बना के जेल में ठूसा जा रहा है। तो अभी भी आप ये तो जीता जागता उदाहरण है, पत्रकार गए थे अवैध रेत उत्खनन के मामले की जांच करने, उसकी स्टोरी बनाने, और उसको ही गिरफ्तार कर दिया। पता चला है कि उस थानेदार को शायद निलंबित किया है, लेकिन चूंकि ये 2 राज्यों के बीच का मामला है,
इस निलंबन से बात नहीं बनेगी। उसको राज्य सरकार को, डीजी को, वहां के डीजी से लिख के देना पड़ेगा कि हमारे षड्यंत्रकारी अधिकारी ने पत्रकारों को गलत ढंग से फंसाया है और वो हमारे अधिकारी की गलती है, पत्रकारों को कोई गलती नहीं है। तब जाके मामला बनेगा, क्योंकि गांजा का मामला है, इसमें तो बेल भी नहीं मिलना है, हाई कोर्ट तक की जमानत नहीं मिलती, तो फिर पत्रकारिता किस प्रकार से होगी? ये आप देख सकते हैं कि ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसके बारे में मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता था कि भोले भाले आदिवासियों को तो ये बता कि टेरर फंडिंग करके आप गिरफ्तार कर लिए, वो अभी आ भी रहे हैं, वो बिलासपुर गए हैं, चूंकि उनके एनआईए कोर्ट में मामला चल रहा है तो वहां जेल में है, तो उनके परिवार वालों से मिलने गए हैं। वो उसके परिवार के लोग जिनकी गिरफ्तारियां हुई है वो थोड़े देर में आ भी जाएंगे, उनसे भी आप बात कर लें, क्योंकि मैं तो चाहता था वो सामने खड़े हों, उनसे भी आप बात करें, उनके परिवार के लोगों से। सही बात वो लोग बताएंगे कि ये पैसा क्या है, कैसे आया, किसने दिया, क्यों दिया, तो वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और यदि वो टेरर फंडिंग है तो फिर महेश गागड़ा के रिश्तेदार और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दोनों के खाते में पैसा गया है, तो इसमें जांच क्यों नहीं हो रही है, इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दोनों की गिरफ्तारियां भी होना चाहिए और वही कार्रवाई हो जो पहले के लोगों की कार्रवाई हुई है। ये सबसे बड़ी बात है कि नांदगांव में 5 लोग, उसके बाद बीजापुर का 99 लाख रुपए का तेंदुपत्ता व्यवसायियों से लेन देन। टेरर फंडिंग की बात आपने सोशल मीडिया में कही, पहले भी कही है और बीजापुर विधायक जी ने भी कही। क्या मानते हैं वाकई टेरर फंडिंग हो रही है? क्योंकि अपने अपने पक्ष दोनों पार्टियां रख रही है। संतोष पांडे जी कहीं एक तरफ आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप उसका तोड़ भी दे रहे हैं, उसकी बात भी रख रहे हैं। आखिर में सत्यता क्या है? टेरर फंडिंग में वाकई में कोई इन्वॉल्व है या नहीं? देखिए, एक चीज ये है कि मैं पहले से ये नहीं कह सकता कि टेरर फंडिंग है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। जब आप टेरर फंडिंग के नाम से 4-5 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, बीजापुर के 4 लोगों किए हैं, और वही व्यक्ति ये पेखन गागड़ा और रायडू दोनों के खाते में पैसा डाला है, और उसी समय भी वही है, महीने 2 महीने का अंतर हो सकता है, लेकिन उसी समय पैसा डाला है, तो फिर इनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या है क्या नहीं है ना, वो तो जांच का विषय है। तो जांच के दायरे में जब ले रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इसलिए छोड़ा गया? और जहां तक संतोष पांडे की बात है, वो तो राजनीतिक बात करके, क्योंकि उसको खींच है, तकलीफ है, इस कारण से कुछ भी बोल के चलेगा, उसके कोई उसके जवाब, उस सवाल का जवाब। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया विक्रम मंडावी ने 9 मार्च को ही कर दिया था, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप महेश गागड़ा लगा रहे थे, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना 9 मार्च को। आज तो अगस्त आ गया। अब दूसरी बात यह है, इसके बाद महेश गागड़ा ने कहा कि मैं मानहानि दावा करूंगा, आज तक मानहानि दावा नहीं किया। लेकिन महेश गागड़ा ने पुलिस अधीक्षक को जो चिट्ठी लिखी, उसकी कॉपी भी ये है। इसकी जांच होनी चाहिए, वो भी मांग कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्यों जांच नहीं करी पुलिस? ये तारीख ये भी देख लीजिए, महेश गागड़ा ने जो चिट्ठी लिखी है ये भी 29/3 का है, उसी दिन उन्होंने पत्र दिया। तो पुलिस जांच क्या की? पुलिस की जांच में क्या आया? एसपी को लिखा ना चिट्ठी, और उसी दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो दोनों एक ही दिन का मामला है, फिर जांच क्यों नहीं हुई? और जहां तक के ये पेखन गागड़ा है, उसके खाते में जो पैसा गया है, ये अलग अलग तारीखें हैं जिसे आप देख सकते हैं। अलग अलग तारीखों में अलग अलग अमाउंट गया है, मार्कर में आप देख सकते हैं, अकाउंट नंबर भी है, चेक नंबर भी है, सब कुछ है। ये टोटल करीब 90-91 लाख का मामला है। तो यहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो भी जांच की मांग कर रहे हैं, एनआईए तभी आई है, तो इसको क्यों? टोटल 97 लाख
इसमें कुछ अलग अलग होंगे, लेकिन इनका जो इनके पास गया है वो 90 लाख है। टोटल 97 लाख है, लेकिन किसी और को गया है। इनको जो गया है रायडू और पेखन गागड़ा को, वो 90 लाख। ये भी है। ये चेक है। सवाल इस बात का है कि इसमें अलग अलग कार्रवाई क्यों, एक समान क्यों नहीं? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं होगी। उसके लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार मतभेद कर रही है? बस शुरुआत ही मैंने कहा कि सेंट्रल एजेंसी हो चाहे स्टेट एजेंसी हो, वो शुरू से ही इस प्रकार से कार्रवाइयां कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, केवल विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, यहां आम जनता को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। एक मामले में बहुत दूर पकड़ रखा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। ये तक आरोप लग रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन पहले जानबूझ के खत्म करवा दिया गया ताकि चर्चा ना हो, ताकि बात ना की जाए। कांग्रेस के जो नेता कह रहे हैं, इसके ऊपर इस तरह के आरोप लग जा रहे हैं कि देशद्रोह की भावना है, तो विदेशों की रिपोर्ट है, इसलिए यहाँ केवल उसी के आधार पर करा जा रहा है। कोई यहाँ तक कर दे रहा है कि शेयर मार्केट देखिए गिरा नहीं। ये हो क्या रहा है सर? जब वो देखिए, जो रिपोर्ट है और अभी जो आरोप लगा है, जो एजेंसी है उसके हेड के ऊपर लगा है। सेबी जो कंट्रोल करती है, एक नियामक संस्था है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी विश्वास व्यक्त किया, और उस पर ही आरोप लगा है। और ये भी बताया गया है कि इनके साथ अडानी के जो भाई के जो कंपनी है उसके साथ किस प्रकार से संबंध है, उसका भी उल्लेख है। और इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो जब हेड के ऊपर जब आरोप है, या तो जांच होती तो खट जाए। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि गैर आईएएस अधिकारी वहां पे बैठी है। तो इसके पहले आईएएस अधिकारी बैठते थे, पहली बार है। गैर आईएएस अधिकारी को बिठाया गया है उसको उस पद में। उसके पहले उसके सारे लेन देन वो खुद स्वीकार कर रही कि जब मैं उसमें नहीं थी, इसमें सेबी में नहीं आई थी, उसके पहले हमारा था। और किस प्रकार से वो ट्रांजैक्शन है, किस प्रकार से ईमेल किया है, किस प्रकार से वो सारी बातें मीडिया के माध्यम से आ चुकी है। हालांकि आज कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें डिबेट नहीं कर रही है। अब इसको राष्ट्रीयता से जोड़ रहे हैं। सवाल इस बात के, यदि उस पर आरोप है तो उसको हटा क्यों नहीं देते? और विपक्ष है, जेपीसी की मांग कर रही है, तो करना चाहिए। जैसे आपने अभी जेपीसी को दिया है ना, एक मुद्दे को पहली बार 10 साल में तो दिया जेपीसी को, इसको भी दे दें जेपीसी में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर में विपक्ष ये भी कह रहा है कि वर्ल्ड के टॉप 2 में आने वाले अडानी, यहाँ इनकम टैक्स की 15 लोगों की लिस्ट में भी नहीं, टॉप 15 में भी उनका नाम नहीं। तो भाई ऐसा है कि सरकार लोन देती है और सरकार की संपत्ति खरीदते हैं। ये तो कहना, आखिर सब चीज उसी को क्यों जा रहा है? कोयला खदान उसी को, तो लोहा खदान उसी को, सीमेंट प्लांट उसी को, पावर प्लांट उसी को, एयरपोर्ट उसी को, रेलवे स्टेशन उसी को, सेना की जमीन उसी को। केवल एक ही को क्यों जा रहा है भाई? सवाल तो इसी बात का है। सर, एक और सवाल है, लिथियम की खदान के लिए पहली बार देश में लिथियम की खदान के लिए और माइनिंग भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, लिथियम में अभी तक के चाइना का ही मोनोपल्ली रहा। जो बैटरियां बनती है वहां से बनती रही है। लिथियम मिलने से दूसरा खतरा है जो रेडिएशन का। जितने भी हमारे हैवी मेटल्स निकलेंगे उसमें रेडिएशन होता नहीं होता मैं नहीं जानता, लेकिन ये हैवी मेटल्स में उसके बहुत सारे मानव शरीर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे जो नुकसान होगा उसके बारे में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए।
ठीक है ना। उसके क्या क्या है, उसके नुकसान है, उसकी जानकारी मुझे लेकिन सर, पूरी ये जानकारी कहते हैं नहीं है। कि विश्व पटल पर ये चर्चा होती है कि जब चाइना में मिला तो वहाँ की ग्रोथ हुई, तो यदि भारत में भी इसका जो खनन है प्रक्रिया शुरू होगी तो भारत किस ओर आगे बढ़ेगा? देखिए वो अलग अलग ग्रेड का मामला है। जैसे आयरन है, आयरन में जो ग्रेड हिंदुस्तान में है वो ग्रेड चाइना का नहीं है ना। वहां तो 40% एफी कंटेंट मिला है, तो उसमें वो लोग स्टील प्लांट चला रहे हैं। यहाँ तो 67% है, हाईएस्ट दुनिया का आपके बेल्लाडीला। तो अलग अलग खदानों में अलग अलग वो किस क्वालिटी का क्या है, बहुत टेक्निकल सवाल आपने पूछा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। सर, आप दिल्ली से लौट रहे हैं, फैक्ट एंड फाइनल कमेटी के हैं? साथ आप दिल्ली से लौट रहे हैं, फैक्ट एंड फाइनल कमेटी के साथ वन बैठे हुए, क्या चर्चाएं हुई हैं आने वाले दिनों में? वो चर्चा बहुत गोपनीय थी। आने वाले दिनों में क्या? हाँ, तो उसके बाद वो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपा जाएगा। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो सब लोगों से बात की, यहाँ भी आई थी टीम और यहाँ सबसे चर्चा किए। कुछ बच गए थे, उनसे और बुला के चर्चा कर ले। अब फैक्ट फाइंडिंग टीम है, वो अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं वो हाईकमान पर है। इसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं और जो पंडरिया विधायक बैठे हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? लगातार अब धीरे धीरे सब चीजें सामने आएगी। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले सुपर सीएम भी देखा है। अब तो धीरे धीरे सारी कलाइयां खुलेगी। सर, ये आपने बताया कि बस्तर में रेल उत्खनन के खिलाफ जो खबर बनाने गए थे पत्रकारों की गाड़ियों में गांजा भर दिया गया, इसके समर्थन में कांग्रेस कुछ करेगी? बिल्कुल करेंगे जी। हम तो अब देखिए प्रेस में बात कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे। गए पहले भी बस्तर जाते रहे। पत्रकार के जिस प्रेस के लिए काम करते थे उसके मालिक भी उससे हाथ खींच लिए थे, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए भी लड़ा। उस समय तो उन्होंने कहा हमारा पत्रकार नहीं है, यहां तक कि हाथ खींच लिया था, आपको याद है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे थे। छत्तीसगढ़ संघीय पत्रकार संघ ने आवेदन भी दिया गया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की है इस मामले में बात है। जो दोषी हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको मुख्य बात यही है कि ये षड्यंत्र है। इस बात को स्वीकार किया क्योंकि आपने थानेदार को निलंबित किया। अब ये प्रमाणित हो गया तो हमारे जो पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के, बस्तर के, वो सकुशल बिना कोई जमानत के निशर्त उसको छोड़ा जाना चाहिए। कलकत्ता मामले को लेकर कल छत्तीसगढ़ के डॉक्टर हड़ताल पर जा रहे हैं। चलो ठीक, बहुत हो गया। क्या एआईसीसी में बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, इससे चर्चाएं लगातार चल रही हैं। देखिए ये एआईसीसी लगातार, चाहे मैं मुख्यमंत्री रहा तब चाहे नहीं रहा तब, मुझे अलग अलग समय में जिम्मेदारियां देती रही और मैं निर्वहन करता रहा। ये मेरा सौभाग्य है। आगे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या होगा, तो वो हाईकमान तय करे, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं। आज 4 राज्यों में सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर होगा, फिर उसके बाद हरियाणा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, और फिर हमारे स्थानीय चुनाव भी है, उपचुनाव भी है, बहुत सारी चीजें हैं। इस चर्चा को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि देश में जो नेतृत्व हो रहा है वो ओबीसी समाज का हो रहा है। तो ओबीसी समाज के नहीं, हमारे ओबीसी बहुत सारे चेहरे ऐसे। पहले सरकार ये कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में कोयले और बक्साइट की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो हंसदेव की जंगल काटना गलत नहीं है। अब लिथियम माइन जो लगते जा रहे हैं, ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ बहुत ज्यादा जो है जंगलों की अधिकता है। ये वही मैं पूरी जानकारी लेकर ही कोई बात कर पाऊंगा, क्योंकि ये पता चला कि लिथियम है, कहाँ पे है, किस जगह कौन से ब्लॉक में है ना, तो वो पहले समझ लूंगा, उसके बाद ही बात करूंगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लिया था, वो कई बार हो जाता है यार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें